Hello everyone, welcome to NPrep. One small positive thought in the morning will change your entire day. सीरियसली ये जो लाइन है ना, ये पूरे टाइम पूरे दिन मुझे तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है, हो सकता है आपको भी करे कि हमेशा जब भी सुबह-सुबह उठो एक पॉजिटिव थॉट के साथ उठो कि आज जो है मैं ये काम करके रहूँगा या आज जो है मुझे ये चीज़ कंप्लीट करनी है। कोई भी टास्क इन हैंड ले लो और उस चीज़ को कंप्लीट करो विद अ पॉजिटिव थॉट। तो जो पॉजिटिव थॉट अगर हम दिन में लेके चलते हैं ना, तो वो पूरा दिन हमारा कैसा रहता है, बिल्कुल पॉजिटिव। सो विद दैट वी आर स्टार्टिंग विद इमेज बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि नॉट सेट और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल जो है ये इमेज बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो मेनली एग्जाम्स में फोकस्ड हैं कि इन्हीं पे ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आइडेंटिफाई द ऑब्स्टेटिक ग्रिप, यानी कि जो डायग्राम में जो इमेज है इसमें आपको कौन सी जो ग्रिप है वो देखने को मिल रही है, विच ऑब्स्टेटिक ग्रिप इज शोन इन द फिगर या इमेज। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, जो हैंड है वो कहाँ है, मदर की बिल्कुल सिम्फाइसिस प्यूबिस की तरफ। कहाँ है, सिम्फाइसिस प्यूबिस की तरफ है। ठीक है, और ये जो दूसरी इमेज इसमें क्या है, बच्चे का हेड जो है वो जो ग्रिप है उसके अंदर पाल्पेट हो रहा है। बच्चे का हेड क्या है, जो हाथ की ग्रिप है उसमें आ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा है, ल्यूपोल्ड 1, 2, 3 या 4? प्लीज अपने अपने जवाब फटाफट दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं ल्यूपोल्ड जो 1 है वो कौन सा होता है। तो लियोपोल्ड अगर 1 की बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं, फंडल ग्रिप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंडल ग्रिप। सो फंडल ग्रिप में क्या होता है, हम जब एंटीनेटल मदर को असेस करते हैं आफ्टर 28 वीक्स, तो हम क्या करते हैं, दोनों हाथों से मदर की तरफ फेस करके और उसके एब्डोमेन में इस तरीके से पाल्पेट करके देखते हैं। इस तरीके से क्या है, पाल्पेट करके देखते हैं दोनों हाथों से विद द अल्नर रीजन। अल्नर जो पाम होता है उससे पाल्पेट करके देखते हैं। तो फंडल ग्रिप में क्या होता है, जनरली ब्रॉड या सॉफ्ट इरेगुलर मास अगर हमें फील होता है तो हम क्या बोलते हैं, उस तरफ क्या है, बटक्स प्रेजेंट है। क्या है, बटक्स प्रेजेंट है। वही अगर हमें क्या होगा, एक हार्ड ग्लोबुलर मास अगर फील होता है ऑन द फंडल साइड में, मतलब कि फंडस साइड में अगर हमें हार्ड और ग्लोबुलर मास फील होगा तो वहाँ पे क्या होता है, बच्चे का हेड प्रेजेंट होता है। तो इससे क्या है, एक तरीके से हमें क्या है, आइडेंटिफाई हो जाता है कि बच्चा क्या है, ब्रीच में है या सिफेलिक पोजीशन में है। वही अगर बच्चा ट्रांसवर्स में होगा तो हमें कोई भी मास या फिर ग्लोबुलर मास या इरेगुलर मास कुछ भी वहाँ पे फील नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये इमेज एक तरीके से क्लियर हो गया कि लियोपोल्ड 1 का तो नहीं है। बात करते हैं किसकी, लियोपोल्ड 2 की। सो लियोपोल्ड 2 को हम क्या बोलते हैं, लिटिल ग्रिप बोलते हैं। लिटिल ग्रिप बोलते हैं। सो लिटिल ग्रिप में क्या होता है, हम जो मदर है उसके एब्डोमेन को एक तरफ खिसकाते हैं एंड देन विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड हम क्या करते हैं, पाल्पेट करना स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फंडल टू सिम्फाइसिस की तरफ। सो फंडस की तरफ से अगर जब हम स्टार्ट करते हैं पाल्पेट करना, तो हमें क्या होता है, एक तरफ तो क्या होता है, बिल्कुल इरेगुलर जो है जो है मास जो है वो फील होता है। क्या होता है, जो है इरेगुलर रेजिस्टेंस जो है वो स्मॉल नॉब लाइक जो है वो फील होगा। तो दैट इज वहाँ पे क्या है, लिम्ब साइड है, वो क्या है, बच्चे की लिम्ब साइड है। वहीं हम अगर दूसरी तरफ पाल्पेट करके देखते हैं, लेफ्ट हैंड से जब अगर हम पाल्पेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर हमें कंटिन्यू जो है स्मूथ कर्व्ड अगर हमें फील हो रहा है, तो वहाँ पे हमें क्या आइडेंटिफाई हो जाता है कि बच्चे का बैक साइड है वो कहाँ है, हमारे लेफ्ट साइड के ग्रिप में है। तो ये एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं है हर केस में ऐसा होता है, ये तो बच्चे की पोजीशन पे डिपेंड करता है। सो सो लिटिल ग्रिप भी ये यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर रहा है, जो इमेज है वो क्या है, लिटिल ग्रिप की नहीं है। अब बात करते हैं किसकी, लियोपोल्ड 3 की। तो जो लियोपोल्ड 3 है उसको हम क्या बोलते हैं, पाउलिक ग्रिप। सो पाउलिक ग्रिप में क्या होता है, हम जो मदर है उसकी तरफ फेस करके खड़े होते हैं एंड फिर विद द हेल्प ऑफ हैंड हम क्या करते हैं, उसके बिल्कुल सिम्फाइसिस प्यूबिस में हेड को पकड़ लेते हैं बच्चे का। अगर ये जनरली क्या होता है, हम सिफेलिक पोजीशन में ही कर पाते हैं, प्रेजेंटेशन जब होती है उसमें
बच्चे को हेड को हमने पकड़ा एंड देन वी विल ट्राई टू मूव द हेड। तो अगर बच्चे का हेड मूव करता है तो दैट इज़ बच्चे का हेड क्या है? एंगेज नहीं है। अगर इन केस बच्चे का हेड मूव नहीं करता है तो दैट इज़ बच्चे का हेड क्या है? एंगेज्ड है। बच्चे का हेड क्या है? एंगेज्ड है। तो यहाँ पे जो डायग्राम है वो किसका है? इट इज़ लियोपोल्ड 3 दैट इज़ पावलिक स्क्रिप्ट का। हमें पता चल गया। बात कर लेते हैं लियोपोल्ड 4 की। तो लियोपोल्ड जो 4 है उसको हम क्या बोलते हैं? पेल्विक ग्रिप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेल्विक ग्रिप। तो जो पेल्विक ग्रिप है इसमें हम क्या करते हैं? मदर के पैरों की तरफ फेस करते हैं एंड देन दोनों हैंड्स को एब्डोमेन पे रखते हैं और इस तरीके से जो है अलोंग द एब्डोमेन हम जाते हैं टुवर्ड्स द सिम्फाइसिस प्यूबिस और हेड को पल्पेट करने की कोशिश करते हैं। इनकेस अगर हेड के एंड की तरफ अगर दोनों हाथ हमारे क्या हैं? जॉइंट हो जाते हैं, दोनों पामर रीजन जो है एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो दैट इज़ जो बच्चे का हेड है वो क्या है? एंगेज नहीं है। तो एक तरीके से क्या हो रहा है यहाँ पे? कन्वर्जेंट हो रहा है। कन्वर्जेंट अगर हो रहे हैं हैंड्स तो दैट इज़ द हेड इज़ नॉट एंगेज्ड। इन केस अगर हेड एंगेज हो गया है और हमारा हाथ जो है वो काफ़ी डिस्टेंस पे है पाल्पेट करने पे तो दैट इज़ डाइवर्जेंट। तो डाइवर्जेंट का मतलब क्या है? जो हेड है वो एंगेज नहीं है। तो ये रहा जो फर्स्ट इमेज जो मैंने बात की थी वो किसकी है? लियोपोल्ड 1 की। लियोपोल्ड 1 या फिर क्या बोलते हैं हम इसको? फंडल ग्रिप। तो ज़रूरी नहीं है जो इमेज मैंने दी है वही आए, चारों में से कोई भी इमेज जो है आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। तो इसलिए एक इमेज को पढ़ो, तो साथ-साथ में जो बाकी इमेजेज़ है उसको भी कवर करते चलो। तो ये है लियोपोल्ड 1 यानी कि फंडल ग्रिप। देन जो इमेज बेस्ड है वो कौन-सी है? लियोपोल्ड 2 जो मैंने बात की थी क्या लेटरल साइड से हम पाल्पेट करते हैं तो दैट इज़ इसको क्या बोलते हैं हम? लेटरल ग्रिप। फिर बात करते हैं जो मैंने इमेज में क्वेश्चन में पूछा है दैट इज़ जो लियोपोल्ड 3 है। लियोपोल्ड 3 जिसको हमने क्या बोला है? पावलिक स्क्रिप्ट। पावलिक स्क्रिप्ट ये वाला। देन जो हमने बात की थी क्या लियोपोल्ड 4 जिसमें हम पेशेंट के कहाँ खड़े होते हैं? फेसिंग टुवर्ड्स द लेग और इसको क्या बोलते हैं हम? पेल्विक ग्रिप। पेल्विक ग्रिप। सर ये इस तरीके से जो है इमेज बेस्ड क्वेश्चंस जो है आपसे पूछा जा सकता है। बात करते हैं आइडेंटिफाई द प्रेजेंटेशन ऑफ द बेबी। जो डायग्राम है इसमें बच्चे का प्रेजेंटेशन क्या है? तो बच्चे का जो हेड है वो कहाँ है? फंडस साइड में है, अपर यानी कि ज़िगॉइड प्रोसेस के पास में है। और बटक्स की बात करते हैं तो बटक्स कहाँ है? बटक्स है हमारे बच्चे के लोअर साइड में। तो बटक्स रीजन जब एज़ अ प्रेजेंटिंग पार्ट काम करता है तो दैट इज़ नोन एज़ ब्रीच प्रेजेंटेशन। ब्रीच प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे बच्चे का प्रेजेंटेशन कौन-सा है? ब्रीच प्रेजेंटेशन। शोल्डर में क्या होगा? बच्चे का हेड जो है डाउनवर्ड होगा लेकिन जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो कौन-सा होगा? शोल्डर होगा। वहीं सिफेलिक की बात करते हैं जो नॉर्मल जो हम नॉर्मल केस की बात करते हैं, जो नॉर्मल लेबर या नॉर्मल प्रेगनेंसी में जो हम कंसिडर करते हैं दैट इज़ सिफेलिक प्रेजेंटेशन, जिसमें बच्चे का जो हेड होता है वो क्या होता है? एंगेजिंग पार्ट होता है। बात करते हैं फेस प्रेजेंटेशन की। जब वही सिफेलिक प्रेजेंटेशन हो मतलब सिफेलिक पार्ट प्रेजेंटेशन है बट जो हेड है वो क्या है? हाइपर एक्सटेंडेड है। तो इस केस में क्या होता है? जो फेस होता है वो हमारे पेल्विक ब्रिम में एंगेज हो जाता है तो दैट इज़ फेस प्रेजेंटेशन। इस डायग्राम में जो है वो क्या है? ब्रीच प्रेजेंटेशन। ब्रीच प्रेजेंटेशन। अब बात करते हैं जो हम नॉर्मल प्रेजेंटेशंस की। तो जब मैंने बात की थी क्या हाइपर एक्सटेंडेड अगर हेड होता है तो कौन सा होता है? फेस प्रेजेंटेशन। और वहीं पे अगर वेल एक्सटेंडेड अगर मतलब थोड़ा-सा अगर एक्सटेंडेड अगर हेड होता है तो उस केस में क्या होता है? ब्रो प्रेजेंटेशन। वहीं पे अगर बटक्स जो है पेल्विक ब्रिम में होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? ब्रीच प्रेजेंटेशन। और वही मैंने बात की थी अगर शोल्डर एंगेजिंग पार्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? शोल्डर प्रेजेंटेशन। शोल्डर प्रेजेंटेशन। बात करते हैं बहुत इम्पोर्टेंट है जो ब्रीच होता है, जो ब्रीच प्रेजेंटेशन है उसमें भी जो है 2 तरीके से होता है। एक होता है कंप्लीट ब्रीच प्रेजेंटेशन और एक होता है इनकम्प्लीट। कौन-सा होता है? एक होता है कंप्लीट ब्रीच प्रेजेंटेशन और एक होता है क्या? इनकम्प्लीट ब्रीच प्रेजेंटेशन।
ठीक है? तो ये जो डायग्राम है फर्स्ट वन जो शो हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट प्रेज़ेंटेशन। जो ब्रीच प्रेज़ेंटेशन है वो क्या है? कंप्लीट है। सो कंप्लीट में क्या होता है? कंप्लीट में क्या होगा? बिल्कुल नॉर्मल एटीट्यूड है ऑफ द बेबी विथ फुल फ्लेक्शन, विथ फुल फ्लेक्शन मतलब कंप्लीट जो एटीट्यूड है बच्चे का, मतलब जो पार्ट्स है एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड हैं, टच में है, बिल्कुल कंप्लीट सॉरी फुल फ्लेक्शन जो है वो बच्चे का प्रेजेंट है। और यहाँ पे क्या होगा? सॉरी, यहाँ पे क्या होता है? थाइज जो होता है वो क्या होती है? कंप्लीटली फ्लेक्स्ड होती है। थाइज जो है वो फ्लेक्स्ड होती है एट हिप, एंड जो लेग्स है वो फ्लेक्स होते हैं एट नीज। मतलब कि थाइस जो है वो फ्लेक्स कहाँ हो जाते हैं? एट द हिप रीजन पे, और जो लेग्स होते हैं वो नीज से बिल्कुल फ्लेक्स हो जाते हैं। तो एक तरीके से ओकड़ो जो होता है ना, वो कहते हैं ना ओकड़ू होके बैठा है, उसी तरीके से बच्चा जो है मदर के एब्डोमेन में होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट ब्रीच। कंप्लीट ब्रीच। अब इनकम्प्लीट की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है क्या? फ्रैंक जो ब्रीच प्रेजेंटेशन है। फ्रैंक में क्या होता है? जो थाइज़ जो है, जैसे एग्ज़ाम्पल जैसे डायग्राम में दिया हुआ है, जो थाइज़ है, वो कहाँ है? वो बिल्कुल फ्लेक्स्ड है एकदम ट्रंक पे। जो ट्रंक है वहाँ से क्या है? कंप्लीटली फ्लेक्स दिख रही है। और जो लेग्स हैं वो क्या है? एक्सटेंडेड हो जाते हैं एट द नी। नी पे क्या है? फ्लेक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या होता है? नी पे एक्सटेंशन हो जाता है ऑफ द लेग्स का। इस प्रेज़ेंटेशन को क्या बोलते हैं हम? फ्रैंक ब्रीच प्रेज़ेंटेशन। दूसरे की बात करते हैं, दैट इज़ फुटलिंग प्रेजेंटेशन। सो फुटलिंग प्रेजेंटेशन में क्या होता है? बात करते हैं कि जो थाइज और लेग्स है वो क्या है? पार्शियली एक्सटेंडेड होते हैं। पार्शियली क्या होते हैं? एक्सटेंडेड होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? जो फ्लेक्शन होता था पहले थाइस का, तो वो क्या है? बिल्कुल एक्सटेंड हो गए हैं, और जो लेग्स है वो भी नीज से क्या हो गया? एक्सटेंड हो गए हैं। तो जो लेग होता है वो कहाँ चला जाता है? टू द ब्रिम की तरफ। तो यहाँ पे क्या हो गया? पार्शियली एक्सटेंशन हो गया ऑफ द थाइज एंड लेग्स, जिसकी वजह से क्या होता है? फुटलिंग प्रेजेंटेशन होती है। तीसरा जो टाइप होता है वो कौन-सा होता है? नी प्रेजेंटेशन। सो नी प्रेजेंटेशन में क्या होता है? जो थाइज़ है वो क्या होती है? कंप्लीटली एक्सटेंडेड होती है, अलोंग विथ जो नीज़ है वो क्या होती है? कंप्लीटली फ्लेक्स्ड होती है। ठीक है? थाइज़ क्या हो गई? एक्सटेंडेड हो गई है, लेकिन नीज़ को क्या कर लिया है बच्चे ने? फ्लेक्स कर लिया है, तो जिसकी वजह से क्या होता है? यहाँ पे नी प्रेजेंटेशन, यानी कि जो घुटना है वो कहाँ आ जाता है? पेल्विक ब्रिम की तरफ। तो ये है हमारा प्रेजेंटेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो है, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। बात करते हैं लाई। आइडेंटिफाई द लाई ऑफ द फीटस इन द फॉलोइंग इमेज। अब इस इमेज में जो है बच्चे का हमें आइडेंटिफाई करना है क्या? लाई, कि कौन सी जो लाई है वो बच्चे में प्रेजेंट है। सबसे पहले बात करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल लाई की। सो लॉन्गिट्यूडिनल लाइन में क्या होता है? जो बच्चे का जो स्पाइन है वो क्या होता है? अलोंग द जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ जो यूट्रस है उसके क्या होता है? बिल्कुल पैरेलल होता है। ऑब्लिक में क्या होगा? जो बच्चे का जो स्पाइन है वो क्या होगा? उससे बिल्कुल 45 या फिर 45 डिग्री से बियॉन्ड जो है वो जो अलाइनमेंट है वो होता है। ट्रांसवर्स की बात करते हैं, बिल्कुल 45 पे आ जाता है, मतलब कि अगर यूट्राइन का जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है वो ये है, तो बच्चे का बिल्कुल ऐसा होगा। तो कैसा होगा? बिल्कुल ट्रांसवर्स लाइन। और अनस्टेबल लाइन में मतलब अदर देन दीज 3 कंडीशंस। तो यहाँ पे क्या है? बच्चा बिल्कुल, ये तो है यूट्रस का लाइन लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, और वहीं बच्चे का क्या है? इस तरीके से। तो लगभग ये क्या है? 90 डिग्रीज़ का एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे क्या है? दैट इज़ ट्रांसवर्स लाइन जो है वो इमेज में प्रेज़ेंट है। तो ज़रूरी नहीं है वो एक ही इमेज पूछी जा सके, इनमें से भी कोई भी आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है। सो पहले वाले में हमने बात की थी, जो बच्चे का एक्सिस है स्पाइन का वो क्या है? अलोंग द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द यूट्रस। वहीं पे सेकंड में क्या है? जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द यूट्रस है वही उसका डायरेक्शन चेंज हो गया अलोंग विथ बच्चे का। बच्चे का और यूट्रस का अलाइनमेंट क्या है? बिल्कुल पैरेलल रहेगा, तो दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल लाइन। ऑब्लिक में क्या हो रहा है? जो यूट्रस है उसका एक्सिस कहाँ है और जो बच्चे का एक्सिस कहाँ है? बिल्कुल डिफरेंस जो है आपको डायग्राम में दिख रहा है।
ट्रांसवर्स लाइन में क्या हो गया, बिल्कुल 45 डिग्रीज का जो है एंगल बनता है दोनों के बीच में, दोनों के बीच में। नेक्स्ट बात करते हैं, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एपिसियोटोमी जो इमेज में दी हुई है। सो यहाँ पे क्या है, जनरली जो कंफ्यूजन होता है वो किसके होता है, बीच में होता है मीडियो लेटरल और लेटरल टाइप ऑफ एपिसियोटोमी के बीच में। तो यहाँ पे जो डायग्राम है ये क्या है, ये क्या है, जो है मीडियन एक्सिस बोलेंगे किसका, बच्चे मतलब मदर की वजाइना का क्या है, मीडियन एक्सिस जो है वो हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे जो डायग्राम में है वो मीडियन एक्सिस से कहाँ है, लिटरल साइड में जा रहा है, मीडिया से लिटरल साइड में जा रहा है। तो एक तरीके से ये क्या है, मीडियो लिटरल जो है एपिजियोटोमी डायग्राम में शो की हुई है। इन केस अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ जो है ध्यान से इस इमेज को देखना। जल्दबाजी में कभी भी क्वेश्चंस के जवाब नहीं देने हैं। जल्दीबाजी हमेशा क्या है, हमें ले डूबती है, ये चीज़ प्रैक्टिकली प्रूव्ड है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, सबसे पहले बात करते हैं मीडियो लिटरल की। जो मीडियो लिटरल एपिजियोटोमी है वो कौन-सी होती है? तो जो मीडियो लिटरल एपिजियोटोमी है, इसमें क्या होता है, जो कट मार्क जो वुंड है एपिजियोटोमी वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम द मीडियन टू द लिटरल साइड, मीडियन टू द लिटरल साइड, यानी कि द इंसिजन इज मेड डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स फ्रॉम द मिड पॉइंट। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या है, मिड पॉइंट से जो है कट बन रहा है। ठीक है, मीडियो लिटरल में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम द मिड पॉइंट जो है कट, जो है ऑफ फोरशीट जो है हम इंसिजन जो है स्टार्ट करते हैं। सो फोरशीट के मिड पॉइंट से जो है हम इंसिजन को कट मारते हैं, आइदर टू द लेफ्ट और राइट साइड, राइट साइड। ठीक है, मिड पॉइंट से, जो मिड पॉइंट है यहाँ तो लेफ्ट साइड में कट लगेगा या फिर राइट साइड में जो है वो कट लगेगा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो लगभग क्या है, मीडियन जो लाइन जो एनएस की तरफ बढ़ रही है वहाँ से जो डिस्टेंस रहेगा वो कितना रहता है, लगभग 2.5 सेंटीमीटर का जो है डिस्टेंस लगता है कट मारते टाइम में जो है, ताकि जो एनएस है वहाँ तक जो वो कट है वो इलोंगेट ना हो जाए। सो ये क्या है, तो डायग्राम में कौन सा है, मीडियो लेटरल, मीडियो लेटरल। सेकेंड हम बात करते हैं किसकी, मीडियन की। सो मीडियन नाम से ही पता चल रहा है क्या है, बिल्कुल बीच वाला कट है। सो मीडियन में क्या होगा, जो इंसिजन है वो क्या होगा, अलोंग द मिड लाइन, यानी कि सेंटर ऑफ द फोरशीट है, यहाँ पे जो कट लाइन लगेगा उसको क्या बोलते हैं हम, मीडियन बोलेंगे, मीडियन बोलेंगे। और लगभग ये जो कट होता है ये भी कितना होता है, लगभग 2.5 सेंटीमीटर का लंबा कट होता है। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर जितना लंबा कट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इंसिजन इज मेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फोरशीट। फोरशीट जो है उसके सेंटर से जो है ये कट लगता है टुवर्ड्स द पोस्टीरियर, टुवर्ड्स पोस्टीरियरली along the midline for about 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर जो है ये कट जो है एक्सटेंड करते हैं, कितना, 2.5 सेंटीमीटर तक। तो ये हमने देखा गया मीडियो लेटरल और मीडियन में। अब बात आती है किसकी, जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज लिटरल साइड। तीसरा कट कैसा होता है, लेटरल कट। तो लेटरल कट में क्या होगा, जो डायग्राम जैसे ये दिया है, तो मीडियो लेटरल में क्या होता है, मीडियम से यहाँ पे कट लगता है, और यहाँ पे क्या होता है, बिल्कुल जो मीडियन लाइन है, जो मिड लाइन है, वहाँ से क्या होता है, 1 सेंटीमीटर दूरी, मतलब गैप रख के, जो सेंटर ऑफ फोरशीट है वहाँ से 1 सेंटीमीटर का गैप रख के फिर वहाँ पे कट लगाया जाता है। तो दैट इज लिटरल कट। सो इंसिजन बिगिंस फ्रॉम, इज मेन अबाउट 1 सेंटीमीटर away from the center of foresheet,
4 शीट से क्या है, बिल्कुल 1 सेंटीमीटर के गैप से चाहे लेफ्ट में लगाओ, चाहे राइट में लगाओ, एंड इट एक्सटेंड्स लेटरली। उसको क्या बोलते हैं हम? लेटरल एपिजियोटोमी। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? जे शेप्ड की। तो जे शेप्ड में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जे शेप्ड में क्या होता है, सेंटर से बिगिन होता है 4 शीट के, बिल्कुल पोस्टीरियरली मिड लाइन की तरफ जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है 1.5 सेंटीमीटर तक ही मिड लाइन की तरफ जाता है। देन या तो 5 ओ क्लॉक या फिर 7 ओ क्लॉक पे क्या आता है, कट लगाया जाता है। ठीक है? ठीक है, या तो लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में, मीन्स यानी कि 5 ओ क्लॉक पे या फिर 7 ओ क्लॉक पे जो है ये कट लगाया जाता है, टू अवॉइड इंजरी टू द एनल स्फिंक्टर। तो जे शेप में क्या होता है, इंसिजन बिगिंस एट द सेंटर ऑफ फोरशीट। फोरशीट के सेंटर से स्टार्ट होता है एंड इज डायरेक्टेड पोस्टीरियरली along the midline। बिल्कुल मीडियन, यहाँ तक क्या लग रहा है हमें, ये मीडियन कट है। अबाउट 1.5 सेंटीमीटर तक जो है ये कट लगाया जाता है। ठीक है, अबाउट 1.5 सेंटीमीटर तक सेम कट लगा रहे हैं जो मीडियन में लगा रहे हैं। फिर क्या होता है, ये डायरेक्टेड होता है टू द डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स अलोंग द 5 ओ क्लॉक या फिर 7 ओ क्लॉक पे। ठीक है, एंड देन डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स अलोंग 5 ओ क्लॉक या फिर 7 ओ क्लॉक पोजिशन टुवर्ड एनल स्फिंक्टर। एनल स्फिंक्टर को अवॉइड करने के लिए 5 ओ क्लॉक या फिर 7 ओ क्लॉक, तो ये इस तरीके से बीच में से जाके देन इस तरीके से कट जा रहा है, यानी कि सेंटर से जाके स्टार्ट हुआ मिड लाइन के, एंड देन 5 ओ क्लॉक पे चला गया या फिर 7 ओ क्लॉक पे चला गया, तो एक तरीके से जे शेप बन जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जे शेप ऑफ एपिजियोटॉमी। अब यहाँ पे ये जो डायग्राम है ये क्या है, आप फटाफट जवाब में दीजिए। ठीक है, बिल्कुल सही है, इसको बोलते हैं हम क्या, एपिजियोटॉमी सीजर। एपिजियोटॉमी सीजर, ये क्या है, एपिजियोटॉमी बनाने में हेल्प करती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, एपी सॉरी एपिजियोटॉमी सीजर। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एपिजियोटॉमी टाइप पूछे, हो सकता है इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी आपसे पूछ लिया जाए, इसलिए इस चीज़ को हमें क्या है, ध्यान से देखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, आइडेंटिफाई द पिक्चर, यानी कि पिक्चर में आपको क्या नज़र आ रहा है, ये चीज़ कौन बताएगा? बिल्कुल सही जवाब है, मतलब ऑप्शंस में हमारे पास क्या है, डायफ्राम, फीमेल कॉन्डम, मेल कॉन्डम या फिर आईयूसीडी। जिसने ये टॉपिक बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ा है वो डायरेक्टली इसका जवाब दे देगा। सो द पिक्चर हियर शोन इज व्हाट वी कॉल्ड इट एज डायफ्राम। क्या बोलते हैं हम इसको? डायफ्राम बोलते हैं। ये कप शेप जो है एक डिवाइस है जिसको एज अ बैरियर मेथड यूज किया जाता है फॉर द फैमिली प्लानिंग। ठीक है, अब ये क्या है, एक क्या है, इंट्रावेजाइनल डिवाइस है। इंट्रावेजाइनल डिवाइस है जो किससे बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ लेटेक्स, और इसके जो यहाँ पे ये जो रिंग है ये क्या है, एकदम फ्लेक्सिबल रिंग होती है, फ्लेक्सिबल रिंग होती है जिसको हमें क्या है, वेजाइना में इंसर्ट करना होता है। ठीक है, इट इज इंसर्टेड इनटू द वेजाइना, और इसका जो जनरली डायमीटर होता है वो कितना होता है, इट इज फ्रॉम 5 to 10 सेंटीमीटर तक जो है इसका डायमीटर होता है। डायफ्राम का डायमीटर कितना होता है, 5 to 10 सेंटीमीटर तक का। बात करते हैं जो साइज ऑफ इसका जो डिवाइस है, ये जनरली कौन एडवाइस करता है, जो मेडिकल या फिर पैरामेडिकल स्टाफ है वही बता सकता है कि आपको कौन से साइज का डायफ्राम जो है एज अ बैरियर मेथड यूज करना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो जैसे इमेज में दिखाते हैं, ये जो डायफ्राम है इस तरीके से जो है वजाइना में इंसर्ट होता है, और इसके अंदर क्या है, स्पर्मिसाइड डाला जाता है। स्पर्मिसाइड क्या है, एक तरीके से स्पर्म्स, अगर इनकेस अगर स्पर्म एंटर करता है तो उसको
एक्चुअल में किल करने में हेल्प करता है। एंड सेकंड फंक्शन इज़ ये क्या करता है एक तरीके से अटैचमेंट प्रोवाइड करता है कि जो डायफ्राम है वो प्रॉपर तरीके से क्या है सर्विक्स के सर्विस पे क्या है अटैच हो जाता है। ठीक है, एक तरीके से लुब्रिकेंट का काम करता है वहाँ पे, एक तरीके से चिपकाने का काम करता है। क्या जो स्पर्मिसाइड हम जो है डालते हैं इन द डायफ्राम। बात करते हैं इस डिवाइस को कब इंट्रोड्यूस करना चाहिए बिफोर हैविंग क्वार्टर्स, या फिर क्वार्टर्स के कितनी देर तक जो है इसको इंसर्ट रखना होता है। होपफुली ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द डिवाइस इज कैप्ट या फिर डिवाइस इज इंट्रोड्यूस्ड अप टू 3 आवर्स बिफोर 3 आवर्स बिफोर इंटरकोर्स। ठीक है, यानी कि जब भी क्वार्टर्स करना हो उससे क्या होता है 3 घंटे पहले जो है इस डिवाइस को इंसर्ट किया जाता है। एंड इज टू बी kept for at least 6 hours after the लास्ट क्वाइटल एक्ट। लास्ट क्वाइटल जो एक्ट है वो होने के 6 घंटे बाद तक जो है इस डिवाइस को लगा के रखना चाहिए, इस डिवाइस को क्या है लगा के रखना चाहिए। नेक्स्ट क्या है आइडेंटिफाई द पिक्चर, बहुत कॉमन है, स्पेसिफिकली एग्जाम में पूछी गई है कि ये क्या है। सो इसकी बात करते हैं। आइडेंटिफाई द पिक्चर, ये पिक्चर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। ये यहाँ पे क्या है 138 जो है आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, और ये जो ट्रांसड्यूसर है इसके साथ में अटैच है। तो इसको जो है बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, इट इज फीटल डॉपलर ट्रांसड्यूसर। इसको क्या बोलते हैं हम, फीटल डॉपलर ट्रांसड्यूसर। तो ये जो फीटल डॉपलर ट्रांसड्यूसर है ये क्या करता है, ये एंटीनेटल पीरियड में क्या है हार्ट रेट को डिटेक्ट करता है, किसकी, फीटस की। सो दिस टू डिटेक्ट फीटल हार्ट रेट ड्यूरिंग प्रीनेटल असेसमेंट। सॉरी, इट इज नॉट प्रीनेटल। ठीक है, इट इज टू डिटेक्ट फीटल हार्ट रेट ड्यूरिंग एंटीनेटल असेसमेंट। एंटीनेटल असेसमेंट जो है उसको करने में क्या होता है, हेल्पफुल होता है। व्हाट, दैट इज फीटल डॉपलर ट्रांसड्यूसर। सो ये जो इमेज है प्लीज़ अपने दिमाग में माइंडसेट में बिल्कुल सेट कर लेना, क्योंकि इमेज ये जो है काफ़ी बार जो है रिपीट हो सकती है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द पिक्चर, ये क्या है जिसमें क्या है 145 135 आ रहा है, देन 16 आ रहा है, ये एक तरीके से क्या है ईसीजी की तरह लग रही है। सो इस जो इमेज को क्या बोलते हैं हम, कार्डियोटोकोग्राम। कार्डियोटोकोग्राफ। ये जो कार्डियोटोकोग्राफ है या फिर कार्डियोटोकोग्राफी जो मशीन है इसको क्या बोलते हैं, ये क्या करता है फीटल हार्ट रेट और अलोंग विथ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस एंड फीटल मूवमेंट जो है वो डिटेक्ट करता है। क्या क्या डिटेक्ट करता है, इट डिटेक्ट्स फीटल हार्ट रेट, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस एंड फीटल मूवमेंट। ये क्या है एंटीनेटल असेसमेंट के टाइम पे जो है ये तीनों चीज़ जो है जो कार्डियोटोकोग्राफी है इसमें डिटेक्ट होती है। इन केस अगर फीटल डिस्ट्रेस में जाता है तो यहाँ पे क्या होता है जो फीटल हार्ट रेट है वो एकदम से एक्सेलरेट करने लगती है, डी एक्सेलरेट करने लगती है। सो ये इमेज जो है आपको बिल्कुल माइंड में सेट करना है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इमेज। अब इस इमेज में क्या हो रहा है कि एक जो है कैथेटर इंसर्ट किया गया है इनटू द वेजाइना। वहाँ से क्या किया है जो यूट्रस की कैविटी है उसके अंदर इसको क्या किया गया है, इन्फ्लेट किया गया है, इन्फ्लेट किया गया है। दिखने में तो पहली नज़र में सबको ये लगता है कि ये क्या है फॉलिस कैथेटर है, बट इट इज़ अ फॉलिस कैथेटर, लेकिन यहाँ पे क्या है एक तरीके से इसका यूज़ अलग है। सो इसको क्या बोलते हैं हम, बाक्रीज
टेम्पोनेट बलून कैथेटर, इसको क्या बोलते हैं हम? बाक्रेस टेम्पोनेट बलून कैथेटर। तो ये जो बलून कैथेटर है, इसका यूज़ क्या है? सो ये बाक्रीज टेम्पोनेट बलून कैथेटर जो है वो यूज़ होता है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। किसके मैनेजमेंट में काम आता है? पोस्टपार्टम हेमरेज के। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही मदर को ब्लीड होता है, हम सबसे पहले क्या करते हैं? यूट्राइन कैप पैकिंग करते हैं। लेकिन अगर यूट्राइन पैकिंग से अगर मदर को रिलीफ नहीं मिलता है, तो हम क्या करते हैं? बाक्रेज टेम्पोनेट बैलून का यूज़ करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं? एक फॉलिस को इंसर्ट करवाते हैं। और ये क्या है, एक तरीके से क्या है, हाइड्रोस्टैटिक बैलून कैथेटर होता है। क्या होता है? हाइड्रोस्टैटिक बैलून कैथेटर होता है, जिसमें क्या फिल किया जाता है? नॉर्मल सलाइन फिल किया जाता है अप टू 200 से लेके 500 ml तक। कितना यूज़ किया जाता है? 200 से लेके 500 ml तक क्या यूज़ किया जाता है नॉर्मल सलाइन टू इन्फ्लेट। तो इन्फ्लेशन से क्या होगा? जो कैविटी है उस पे क्या लगेगा? वॉल्स ऑफ कैविटी पे प्रेशर लगेगा, और जो मस सॉरी, जो वेसल्स है, ब्लड वेसल्स हैं, उनके ऊपर भी प्रेशर लगेगा, सो दैट जो ब्लड लॉस है वो क्या हो जाता है? वहाँ पे कम होता है। सो यहाँ पे क्या होता है? 200 से 500 ml तक जो है नॉर्मल सलाइन जो फिल किया जाता है, एंड इट इज़ केप्ट फॉर एटलीस्ट 4 टू 6 आवर्स। जो मदर के अंदर जो है, इस बाकरी के जो टेम्पोनेट बैलून है, इसको कब तक स्टोर किया जाता है? 4 से 6 घंटे तक जो है यूज़ किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इट इज़ कंसिडर्ड एज़ फर्स्ट लाइन सर्जिकल मैनेजमेंट। फर्स्ट लाइन सर्जिकल मैनेजमेंट या इंटरवेंशन फॉर वुमेन विद एटॉनिक पीपीएच। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट लाइन सर्जिकल इंटरवेंशन फॉर वुमेन विद एटॉनिक पीपीएच के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है? आपको क्या लग रहा है इसमें? जैसे ठीक है, एक प्लास्टिक का लंबा सा डंडा है, और इसके आगे क्या है? एक कर्व जो है, इस तरीके से क्या है? कर्व जो है वो प्रेजेंट है। तो ये क्या है? इसको हम क्या बोलते हैं? कौन कौन बताएगा इसको? फटाफट जवाब दीजिए, हम भी वेट ही कर लेते हैं। बिल्कुल सही है, इसको हम क्या बोलते हैं? एमनियो हुक। सो एमनियो हुक जो है, नाम से ही पता चल रहा है, इट इज रिलेटेड टू एमनियोटिक, जो सैक है उससे रिलेटेड है। तो ये क्या होता है? जो एमनियो हुक है, ये क्या करते हैं? इट इज यूज फॉर द इंडक्शन ऑफ लेबर। इंडक्शन ऑफ लेबर में ये हेल्पफुल होता है। इसको वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है, और वहाँ पे जाके क्या होता है? जो भी बैग्स ऑफ वाटर या फिर एमनियोटिक सैक जो प्रेजेंट होता है बच्चे के हेड के आगे, उसको क्या है, इस तरीके से खुरचा जाता है, या फिर अंदर डाल के ट्विस्ट किया जाता है। इस तरीके से ट्विस्टिंग की जाती है, सो दैट जो फ्लूइड है वो रिलीज हो, और लेबर क्या हो? इंड्यूस हो, स्टार्ट हो। सो इट इज यूज्ड। ठीक है, ये क्या है? एमनियो क्या है? ये क्या है? लगभग कितना होता है? 12 इंचेस लॉन्ग होता है। ये क्या है? इसकी लंबाई कितनी होती है? लगभग 12 इंचेस लॉन्ग होता है, एंड इट इज यूज टू टीयर द बैग ऑफ वाटर। बैग ऑफ वाटर एंड या फिर amniotic sac, sac to allow fluid to escape। और फ्लूइड escape होते ही क्या होता है? starts labor, या फिर इंडक्शन ऑफ लेबर। ठीक है, तो ये क्या है? एमनियो हुक। इसको क्या बोलते हैं हम? एमनियो हुक। ये क्या होता है? जो स्टार्ट ऑफ लेबर होता है विद द हेल्प ऑफ एमनियो हुक, उसको क्या बोलते हैं हम? एमनियोटॉमी। इसको क्या बोलते हैं हम? एमनियोटॉमी। जैसे मैंने बात की थी, ये जो एमनियो हुक है, ये कहाँ? सर्विक्स में इंसर्ट किया। ये जो बैग ऑफ वाटर है, यहाँ पे क्या है? इसको
हुक को अड़ा दिया जाता है और खींच लिया जाता है, या फिर टियर एकदम से कट लगाया जाता है, या फिर इसको क्या है ट्विस्टिंग मोशन में अंदर डाला जाएगा और फिर उसी मोशन में बाहर निकाल देंगे। इससे क्या होगा, देयर विल बी रिलीज ऑफ फ्लूइड। ठीक है, और इससे क्या होता है, लेबर इंड्यूस होता है। नेम द कंडीशन प्रेजेंट इन द पिक्चर। जो कंडीशन है वो क्या है पिक्चर में, ये कौन बताएगा? इसमें सबसे पहली चीज़ क्या है कि क्या है, बच्चा यूट्रस में प्रेजेंट है, और ये जो प्लेसेंटा है, ये क्या है यहाँ पे, प्लेसेंटा है। और ये प्लेसेंटा है तो बच्चे का ये क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड तो है, लेकिन यहाँ पे एक डिफेक्ट यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या है, ब्लड वेसल्स जो है बिल्कुल ओपन है विदाउट एनी कवरिंग। अगर हो भी कोई कवरी हो, मतलब जनरली क्या होता है, वाटन्स जो जेली होती है वो कवर करके रहती है फॉर द प्रोटेक्शन। बट यहाँ पे क्या, कोई मेम्ब्रेनस पतली सी शीट होगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो यहाँ पे क्या है, जो इंसर्शन है वो प्लेसेंटा में है, लेकिन एज अ ब्लड वेसल्स के फॉर्म में, नॉट इन द फॉर्म ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड की प्रोटेक्शन यहाँ पे क्या है, कम है। तो ये जो कंडीशन है इसको हम क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेलामेंटस अम्बिलिकल कॉर्ड इंसर्शन। सो वेलामेंटस अम्बिलिकल कॉर्ड इंसर्शन जो है, इसमें क्या होता है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड में जो ब्लड वेसल्स होती है वो पहले ही जो है एक तरीके से डाइवर्ज हो जाती है, एमनियन और कोरियन में चली जाती है बिफोर एंटरिंग इनटू द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की तरफ एक मार्जिन बनाने से पहले ही वो क्या होता है, पहले ही एमनियन और कोरियन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। सो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, वेलामेंटस अम्बिलिकल कॉर्ड इंसर्शन। लेकिन अगर इस तरीके का कोई डिफाइंड अगर पूछ ले, तो इस ये क्या है, ब्लड वेसल्स बच्चे ये हेड के नीचे दब रहा है, पहले आ रही है, तो दैट इज कंडीशन इज कॉल्ड एज वासा प्रीविया। तो यानी कि ये कंडीशन क्या है, वासा प्रीविया वेलामेंटस अम्बिलिकल कॉर्ड इंसर्शन। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ भी पूछ सकते हैं। ये तो वेलामेंटस का मैंने एग्जांपल दिया था। फॉर एग्जांपल इन केस अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या, मार्जिनल इंसर्शन क्या होता है, मार्जिनल का डायग्राम दे दे तो मार्जिनल में क्या होगा, जो कॉर्ड है वो प्लेसेंटा के बिल्कुल मार्जिन से एंटर करेगी, बिल्कुल मार्जिन से जो है एंटर करती है। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, ई सेंट्रिक की। ई सेंट्रिक इंसर्शन में क्या होगा कि जो सेंट्रल लाइन है, मतलब जो सेंटर ऑफ इंसर्शन है, जो नॉर्मल कॉर्ड का है, कहाँ से इंसर्ट होती है, फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर से वो इंसर्ट ना होके मार्जिन से सिर्फ मोर देन 2.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम मार्जिन जो है ये इंसर्ट होती है, अवे फ्रॉम मार्जिन ऑफ प्लेसेंटा जो है ये इंसर्ट होती है। उसको क्या बोलते हैं हम, इसेंट्रिक प्लेसेंटा। नेक्स्ट बात करते हैं जो नॉर्मल इंसर्शन है। जो नॉर्मल इंसर्शन है वो कहाँ से होता है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ प्लेसेंटा, फ्रॉम द सेंटर ऑफ प्लेसेंटा। तो इनमें से किसी का भी डायग्राम आपको एज इमेज पेज में दे दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर क्या शो हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, आइडेंटिफाई द कंडीशन प्रेजेंट इन द ट्विन्स। ये जो डायग्राम है ये किसका है, ठीक है। तो ये डायग्राम आइडेंटिफाई करने से पहले हम पढ़ते हैं क्या ट्विन्स क्या होते हैं, मतलब कॉन्जॉइंट ट्विन्स क्या बोलते हैं हम, कॉन्जॉइंट ट्विन्स। जो कॉन्जॉइंट ट्विन्स हैं इनको क्या बोलते हैं हम, सियामीज ट्विन्स। सॉरी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, सियामीज ट्विन्स। अदर वर्ड्स में आ जाए कि द कंडीशन प्रेजेंट, या फिर इस कंडीशन को क्या बोलते हैं। तो इसमें क्या हो गया, दो हेड है, चार, मतलब दो बच्चे अगर अटैच है, दैट इज फ्रॉम द लोअर पोर्शन से कंप्लीटली जो पेल्विस पोर्शन है उसको शेयर कर रहे हैं, एक तरीके से मकड़ी की तरह लग रहे हैं, है ना। तो इस कंडीशन को पढ़ने से पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्जॉइंट ट्विन्स। कॉन्जॉइंट ट्विन्स में सबसे पहले देखते हैं थोरैकोफेगस। तो थोरैकोफेगस में क्या है, थोरैक्स, थोरैको से क्या है, थोरैक्स। तो यहाँ पे क्या होता है, बच्चा थोरैक्स
जो है अटैच होता है, फ्रॉम द अपर चेस्ट टू द लोअर चेस्ट जो है जो ट्विन्स है वो अटैच्ड होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ओम्फैलोफिकस। ओम्फैलोफिकस में क्या होता है, जो बच्चा जो है फ्रॉम लोअर चेस्ट से लेके लोअर एब्डोमेन तक जो है वो अटैच होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, थोरेक्स की बजाय एब्डोमेन अटैच होता है। सिफेलोफेगस में क्या होता है, जो हेड होता है वो फ्यूज होता है। तो बच्चे के क्या होता है, दो कॉन्जन ट्विन्स होंगे, लेकिन फेस क्या हो रहेगा, एक फेस रहेगा। दो हेड रहेंगे, एक फेस रहेगा, बट टू बॉडीज। बात करते हैं इसकी इसियोफेगस। इसियोफेगस में क्या होता है, पेल्विस जो होता है, जो पेल्विस फ्लोर है, उसको क्या है, जो है फ्यूज जो है लोअर हाफ ऑफ द बॉडी वो होती है, क्या होती है, एक दूसरे से फ्यूज होके रहती है। बिल्कुल बच्चा क्या होता है, बिल्कुल यहाँ पे क्या बनाता है, एक दूसरे से 180 डिग्रीज जो है वो यहाँ पे काम करता है, एक दूसरे के साथ ऐसे इस तरीके से अटैच होते हैं, एक तरीके से 180 डिग्रीज एंगल जो है वो बनाते हैं। तो दैट इज इसियोफेगस। इसियोफेगस। पायोफेगस की बात करते हैं। सो पायोफेगस में क्या होता है कि दोनों जो बॉडीज है वो पीछे से क्या होता है, पेल्विस से अटैच होती है। पीछे से क्या होता है, पेल्विस से अटैच होती है। उसको क्या बोलते हैं हम, पाइगोफेगस। बात करते हैं क्रेनियोफेगस में। क्रेनियोफेगस में क्या होता है, बच्चा एक दूसरे के बिल्कुल फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर, और उनका हेड क्या होता है, फ्यूज होता है। जैसे डायग्राम में दिया है, दोनों क्या है, एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हैं, बट हेड इज फ्यूज्ड एट अ पॉइंट। बात करते हैं पैरापेगस डाइसिफेलिस। पैरापेगस में क्या होगा, जो हाफ ऑफ द बॉडी है एक साइड से क्या है, कंप्लीटली जो है अटैच्ड होते हैं ट्विन्स। और डाइसिफेलिस इसलिए बोला है कि दो हेड होंगे, ठीक है, यानी कि दो पैर होते हैं और दो जो है सिर होते हैं, लेकिन बच्चे के जो हाथ हैं वो कितने होते हैं, चार होते हैं। एक तरफ से बॉडी क्या है, कंप्लीटली फ्यूज होती है। बात करते हैं पैरापेगस डिप्रोसोपस। पैरापेगस डिप्रोसोपस में क्या होता है, जिसे बोलते हैं दो मुहा राक्षस जिसकी बात करते हैं, वो कौन सी कंडीशन होती है, पैरापेगस डिप्रोसोपस। इसमें क्या होती है, बॉडी कंप्लीटली एक होती है, लेकिन एक सर होता है, सिर्फ यहाँ पे अटैच होता है, एक सर जो है वो यहाँ पे अटैच होता है। फिर बात आती है रेक्टीपेगस की। तो रेक्टीपेगस में क्या होता है कि जो बैक है वो कम्प्लीटली जो है वो अटैच होती है, फ्रंट वर्टिब्रा जो है वो कम्प्लीटली अटैच होती है। सो अब जो डायग्राम है वो क्या है, पेल्विक फ्लोर है, प्लस 180 डिग्री बना रहे हैं। तो हमने ये कहाँ देखा था, इस कंडीशन को क्या बोला था हमने, इस्टियोपेगस। क्या बोला था, इस्टियोपेगस ट्विंस है ये, ठीक है। अब इन ट्विंस में से आपके पास कोई भी डायग्राम आ सकता है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं आइडेंटिफाई द गिवन इमेज। ये तो बहुत इजी है, हर किसी ने पढ़ा है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, ये एब्डोमेन में ये जो ब्लैक ब्लैक है, इसको हम क्या बोलते हैं, लीनिया नाइग्रा। और वही ये जो स्ट्रेच मार्क्स दिख रहे हैं ये साइड साइड में एब्डोमेन में, चाहे पिंकिश हो चाहे वाइटिश कलर के हों, इनको क्या बोलते हैं, स्ट्रे ग्रेविडेरम। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, स्ट्रे ग्रेविडेरम। ये दोनों ही जनरली क्या है, 20 वीक्स के बाद में जो है, आफ्टर 20 वीक्स के बाद में जो है मदर को जो है बॉडी में ये जो है सबक्यूटेनियस या फिर क्यूटेनियस चेंजेस जो है मदर में देखने को मिलते हैं। बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आइडेंटिफाई द कंडीशन इन विच सच टाइप ऑफ यूएसजी पैटर्न इज प्रेजेंट। तो यहाँ पे क्या है, यूएसजी में ना हमें कोई फिटस सैक दिख रहा है, ना ही कोई फिटस जैसी बॉडी दिख रही है। यहाँ पे क्या है, सिर्फ इस तरीके से गोल गोल मार्जिन्स दिख रहे हैं। तो एक तरीके से क्या है, ये स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस है। क्या है, स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस है। तो ये जो स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस है, ये कौन सी कंडीशन में प्रेजेंट होता है, बिल्कुल आपका दिमाग सबका सही जगह दौड़ रहा है। तो स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस है, ये एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोलर प्रेगनेंसी। और मोलर प्रेगनेंसी का क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है स्पेसिफिकली इन द कंडीशन ऑफ हाइडिटी फार्म बर्ल।
बिल्कुल सही जवाब है। इसका क्या होगा, हेरिडिटी मोल टाइप की जो प्रेगनेंसी है या फिर मोलर प्रेगनेंसी अगर ऑप्शन में हो, तो ये कंडीशन कहाँ प्रेज़ेंट होती है? स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस इन द केस ऑफ हेरिडिटी मोल या फिर मोलर प्रेगनेंसी। नेक्स्ट बात करते हैं नेम द इंस्ट्रूमेंट। ये लगभग पूछा गया है। आप ये जनरली ओपीडी बेसिस पे भी इसको यूज़ किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम? सेंस स्पेculum, सेंस स्पेculum। तो जो सेंस स्पेculum है, इसका मेन यूज़ क्या होता है? इसका यूज़ क्या होता है? फॉर द विजुअलाइजेशन ऑफ वजाइना है सर्विक्स। क्या यूज़ है इसका? टू इंस्पेक्ट सर्विक्स एंड वजाइना, या फिर पोस्ट डिलीवरी कोई भी इंजरी हुई है, इस चीज़ को भी हम किससे विजुअलाइज़ करते हैं? विद द हेल्प ऑफ सेंस स्पेculum, या फिर टू डिटेक्ट एनी इंजरी फॉलोइंग डिलीवरी, या फिर किसी भी मदर में अगर डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन ऑपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें भी किसका यूज़ होगा? सेंस स्पेculum का, ड्यूरिंग D+E ऑपरेशंस। ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। अब ये क्या है? बिल्कुल सेम है, बिल्कुल चोंच जैसा लग रहा है। नीचे एक हैंडल है ग्रिप करने के लिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं? आप में से कौन-कौन बताने वाला है? बहुत ईज़ी है। इट इज़ नोन एज़ कस्कस स्पेकुलम। सॉरी। सो कस्कस स्पेकुलम का यूज़ क्या है? तो कस्कस स्पेकुलम जो है, इट इज़ टू विजुअलाइज़ सर्विक्स, या फिर जो वेजाइनल फॉर्निसेस है उसको विजुअलाइज़ करने के लिए कौन यूज़ करते हैं? कस्कस स्पेकुलम को। टू विजुअलाइज़ सर्विक्स एंड वेजाइनल फॉर्निसेस, या फिर एक होता है कि हमें सर्वाइकल स्मीयर जो है लेना है सैंपल फॉर द साइटोलॉजी, तो उस केस में भी क्या यूज़ करते हैं हम? कस्कस स्पेकुलम, कस्कस स्पेकुलम। सो टू इंस्पेक्ट सर्विक्स एंड टू प्रिपेयर सर्वाइकल स्मीयर साइटोलॉजी फॉर साइटोलॉजिकल स्क्रीनिंग। साइटोलॉजी स्क्रीनिंग के लिए जो है हम सैंपल लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कस्कस स्पेकुलम को इंसर्ट करते हैं, देन वी इंसर्ट अ स्वैप स्टिक, और फिर हम उसे निकाल के ले आते हैं। सो नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट। ये बहुत टाइम पहले भी पूछा गया है, वापस जो है पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या है, ये जो चीज़ है ये मदर के एब्डोमेन पे रखी जाती है, और यहाँ से क्या है कान लगा के सुना जाता है। तो ये क्या है, एक तरीके से स्टेथोस्कोप है। इसको क्या बोलते हैं हम? फीटोस्कोप, या फिर पिन्नाट स्टेथोस्कोप, या फिर पिन्नाट फेटोस्कोप, या फिर पिन्नाट स्टेथोस्कोप, कुछ भी जो है नाम इसमें आ सकता है। सो ये क्या करता है? इट अलाउज़ टू हियर, जो बच्चे की हार्ट बीट है उसको सुनने में जो है हेल्प करता है आफ्टर 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। कब? आफ्टर 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। इट अलाउज़ टू हियर बेबीज़ हार्ट बीट अराउंड 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। जनरली अब तो क्या है, स्टेथोस्कोप से ही डायरेक्टली सुन लेते हैं। बट एक टाइम था जब क्या है, कहीं-कहीं पे अभी भी जो है पिन्नाट जो स्टेथोस्कोप है इसका जो है यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ आइडेंटिफाई द इमेज। सो ये इमेज किसकी है? कौन बताएगा प्लीज़? आंसर जो है दीजिए। सो ये क्या है? हैंडल है पीछे, और आगे क्या है? बिल्कुल एकदम शार्प, एकदम हथियार लग रहा है यार, बस सब कुछ खत्म ही कर देगा। बस यही इसी डरावने हथियार की मतलब दिखने की वज़ह से इसको एक तरीके से क्या है, डिस्ट्रक्टिव फोर्सेप भी बोला गया है। क्या है? डिस्ट्रक्टिव फोर्सेप है। स्पेसिफिकली इसको नाम दिया गया है क्या?
ओल्डेम्स, सॉरी, क्या नाम लिया गया है? ओल्डेम्स परफोरेटर नाम दिया गया है। और ये क्या है? एक तरीके से क्या है, डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन करता है। ये जनरली उस केसेस में होता है जब फीटस जो है इंट्रायूटेराइन डेथ हो जाती है फीटस की। तो उस समय क्या होता है कि ये परफोरेटर इंसर्ट किया जाता है बच्चे के क्रेनियम में और उसके अंदर छेद किया जाता है और जो भी मटेरियल होता है क्रेनियम का उसको एक्सट्रैक्ट आउट करके बच्चे का हेड क्या होता है श्रिंक हो जाता है और फिर बच्चे की डिलीवरी की जाती है। तो दैट इज डिस्ट्रक्टिव फोर्सेप्स, जिसको क्या बोलते हैं? ऑल्डेम्स परफोरेटर। ऑल्डेम्स परफोरेटर, इट इज यूज्ड टू pierce the skull of a dead fetus, skull of a dead fetus। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ऑल्डेम्स परफोरेटर। ध्यान से ये चीज डायग्राम में देख लेना कि किस तरीके से का दिखता है। कैंची जैसा है बट बहुत भारी होता है ना, मजबूत है। डिस्ट्रक्टिव बोला है तो मजबूत तो होना ही चाहिए, बल्कि बच्चे के क्रेनियम में छेद करने वाला है। चलो ठीक है, नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द इमेज। ये क्या है? एक तरीके से प्लास्टिक कैनुला जैसे लग रहे हैं। कैनुला क्यों है? देखिए पीछे क्या है, कलर कोटिंग्स दी हुई है, बिल्कुल अलग अलग कलर्स के हैं, बिल्कुल लंबे हैं, हर एक की साइज अलग है। सो आइडेंटिफाई करो इमेज। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं कारमेंस कैनुला। कारमेंस कैनुला। जो कारमेंस कैनुला है वो यूज होती है बाय मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन सिरिंज। ये जो सिरिंज होती है इसके आगे जो है ये कारमेंस जो है कैनुला यूज़ किए जाते हैं। जनरली ये यूज़ किया जाता है, जो सिरिंज है इसको यूज़ किया जाता है इन द केसेस ऑफ डी प्लस ई यानी कि डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन के केसेस में जो है इसको यूज़ किया जाता है। अब बात आती है जो साइज ऑफ कैनुला है, जो साइज ऑफ कैनुला है दैट इज इक्वल टू द जो साइज ऑफ प्रेग्नेंट यूट्रस है उसके बराबर है। साइज ऑफ प्रेग्नेंट यूट्रस के बराबर है लगभग। जो यूट्रस जो है हम वीक्स में देखते हैं और साइज ऑफ कैनुला हम मिलीमीटर में देखते हैं। तो यानी कि अगर जो प्रेग्नेंट यूट्रस है अगर उसकी साइज कितनी है, 4 to 6 वीक्स की है, इसका मतलब जो साइज ऑफ कैनोला यूज करेंगे वो कितना करेंगे? 4 to 6 mm का। ठीक है, इस तरीके से दोनों क्या है, सिंक्रोनाइज्ड है। अगर ये 7 to 9 वीक्स की प्रेगनेंसी होती तो यहाँ पे कौन से साइज का कैनोला यूज होता है? 7 to 9 mm का। 7 to 9 mm का। तो ये क्या होते हैं? कार्मेंस कैनुला। कार्मेन कैनुला, इट इज यूज्ड इन द मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन सिरिंज। जो क्या है, एस्पिरेट करता है, जो भी जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्टर्स है उसको एस्पिरेट करने में हेल्पफुल होता है। सो यहाँ पे हमने देखे क्या, इमेज बेस्ड क्वेश्चन। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर कुछ और भी आप ऐड करना चाहते हैं, प्लीज़ इन्फॉर्म मी ऑन माई जीमेल आईडी जो कि आपके डिस्प्ले पे है। एंड फर्दर मोर ये क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। तो थैंक यू।